नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त आपके पास फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम पढ़े हुए चीज़ों को कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं, उनके याद करने के लिए क्या उपाय हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हम पढ़े रहते हैं वो एग्ज़ाम हॉल में हम भूल जाते हैं, लिखते लिखते जाते हैं, फिर हम सोचते रहते हैं इसके बाद क्या आएगा, ऐसे करके। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम पढ़े रहते हैं वो एग्ज़ाम में ना आ करके जो नहीं पढ़े रहते हैं वो आ जाता है। कभी कभी आप एग्जाम हॉल से निकलने के बाद में ऐसे बोलते हुए खुद को पाए होंगे कि जो पढ़े थे वो तो आया नहीं और जो नहीं पढ़े थे वही आ गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। टकटकी लगाकर देखते रहिए। इन समस्याओं के लिए क्या है उपाय, आइए हम थोड़ा चर्चा करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इन समस्याओं का उपाय होता है, पर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास कि आप टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए। टॉपिक वाइज रिवीजन करने का मतलब ये है कि आप जो आप इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए पढ़नी है, उन सभी चीज़ों को आप एक पेज में लीजिए और पेज लेने के बाद में उसको एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और उन सभी लिस्ट को आप एक जगह पर इकट्ठा रख लीजिए। कहने का मतलब है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप एक लिस्ट वाइज आपके पास में रखिए, और उस लिस्ट वाइज रखने के बाद में आप उसको डेली ऑब्जर्व करते रहिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपने कवर कर लिया और कौन कौन से टॉपिक आपके रिवीजन या फिर पढ़ाई के लिए बचा हुआ है। उसके बाद में जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कीजिए। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का मतलब ये रहेगा कि आप जितने भी टॉपिक है उसको 3 ऐसे चीज़ों में डिवाइड कीजिए जिसमें से एक कैटेगरी ऐसे रहेगा जो 100% आने की संभावना होती है। मतलब कि हम सोचते हैं ना ये तो पक्का आएगा ही आएगा, ऐसे हम सोचते हैं। ऐसे वाला एक कैटेगरी बनाइए। एक कैटेगरी ऐसे बनाइए जिसका आने की 50-50 चांसेस होती है, और उसके बाद में एक कैटेगरी ऐसे बनाइए जिसकी आने की चांसेस बहुत कम होती है, मतलब कि 30% होती है। इन कैटेगरी बनाने का मतलब ये रहेगा कि जो 100% कैटेगरी वाला रहेगा उसको आप ज़्यादा टाइमिंग देंगे, ज़्यादा उसको रिवीजन करेंगे, और उसको इतना रिवीजन करेंगे कि आप उसको आंख बंद करके भी लिखने के लिए बोलें तो आप लिख पाओ। इतना उसको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि वो 100% वाला टॉपिक है। 100% वाला टॉपिक ऐसे टॉपिक होता है जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आप 100% वाले को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद में आप 50-50 चांस वाले को लीजिए। 50-50 चांस वाले को रिवीजन तो कीजिए, पर 100% वाले से थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ये 50-50 वाला चांस रहता है। 50-50 वाला चांस का मतलब है ये आ भी सकता है। तो ऐसे वालों को भी आप बहुत रिवीजन करिए, पर थोड़ा सा 100% से कम कीजिए। और उसके बाद में आता है हमारे पास 30%। ये जो 30% वाला है ये ऐसे टॉपिक या फिर ऐसे ही इसका पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए कि आने के बाद में आप इसको कम से कम थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ लिख सको। ऐसे नहीं है कि आप इसको पूरा छोड़ के आएंगे, आप ऐसे उसको टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए कि आने के बाद में इसको आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ लिख सको। दोस्तों, इन कैटेगरी में डिवाइड करने का हमारे पास मतलब ये रहता है कि हम बहुत से बार ऐसे होता है कि सब कुछ को पढ़ देते हैं, और सब कुछ को पढ़ने के बाद में हम उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और बिना रिवीजन का हम उसको भूल जाते हैं और एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सब कुछ को पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट रहता है वो टॉपिक हमारा छूट जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले हमारे सभी चीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद में हम जितने इंपॉर्टेंट हैं सबको पहले खत्म करेंगे। उसके बाद में हम लेस इंपॉर्टेंट या जो एक्स्ट्रा चीज है उस एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चेक एंड टेस्टिंग। मतलब कि अपने आप को चेक कीजिए और टेस्ट कीजिए कि कितना आप जानते हो, उसको आप लिख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ने के लिए आपको मार्किंग, पढ़ने के लिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि नंबर आपको लिखने के लिए और आपको प्रेजेंट करने के लिए मिलता है। इसका मतलब कि आपने लिखा, आपने पढ़ा तो है, पर अच्छे से यदि आप उसको नहीं लिख पाते हो, अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, चाहे इंटरव्यू के फॉर्म में हो या फिर लिखित फॉर्म में हो, तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना अच्छे से पढ़े हुए चीज़ों को लिख सकते हैं। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम पढ़ तो लिए रहते हैं, पर जब लिखने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। लिखने के लिए रहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें मेंशन करना होता है उन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब घुमावदार आता है तो हम उसको समझ नहीं पाते आंसर जानते हुए भी, और एग्जाम हॉल के बाद निकलने के बाद बोलते हैं अच्छा ये वही क्वेश्चन था, अरे यार इसका तो आंसर मुझे पता था, बस क्वेश्चन घूम गया था, घुमा दिया था क्वेश्चन को, तो मैं इसको समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट दिलाने का उद्देश्य होता है
इसका उद्देश्य यही होता है कि क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे घुमा करके प्रेजेंट किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम पहले से समझ लिए रहते हैं ताकि जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन घुमाएं तो उसको हम अच्छे से समझ कर आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। आप कभी भी टेस्ट सीरीज दिलाने के लिए या फिर मंथली टेस्ट दिलाने के लिए कभी भी अपने आप को पीछे मत कीजिएगा और ईमानदारी के साथ दिलाइएगा। किसी भी अनैतिक साधनों का उपयोग मत कीजिएगा, यहां तक कि आपके दोस्तों से भी आप मत पूछिए, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये अपने आप को जांचने का टाइम होता है। बहुत से बार मैंने गौर किया है, जब टेस्ट हम दिला रहे थे तो हमारे फ्रेंड एक दूसरे से टेस्ट सीरीज में भी पूछ लिया करते थे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। इसका कारण यही था कि वो टेस्ट को ईमानदारी से नहीं दिलाए, क्योंकि उनको ये लगा कि मैं तो इतना नंबर पा गया हूं, इतना नंबर पा गई हूं, तो अब मेरा अच्छा खासा बेस बनता है। इसीलिए आप अपने आप को धोखा में मत रखिएगा। आप ईमानदारी से टेस्ट दिलाइए, बिना किसी अनैतिक साधनों का उपयोग किए, बिना अपने दोस्तों की सहायता के। आप खुद ईमानदारी से पढ़िए, अपने आप को चेक कीजिए, और चेक करने के बाद में जो आपके लिए हार्ड टॉपिक लग रहा है, जो आपको समझ में नहीं आया हो, जिसको आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, उसको फिर से एक बार आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के बाद में जो हार्ड टॉपिक है उस हार्ड टॉपिक को ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो इजी है, जो अच्छा से बन जा रहा है, उसको हार्ड के तुलना में थोड़ा कम टाइम दीजिए। इससे ये होगा कि आप टेस्ट दिलाए, टेस्ट दिलाने के बाद में आपको पता चल गया कि कौन मुझसे नहीं बन रहा है, कौन इजी बन जा रहा है। तो जो आपसे नहीं बन रहा है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा समय देने की जरूरत पड़ेगी, और जो इजी बन जा रहा है उसको कम समय देने की जरूरत पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इजी को आप छोड़ दो, इजी को भी करो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए जो आपसे नहीं बन रहा है। और दोस्तों ये तो अच्छी बात है कि इजी सब्जेक्ट को आप 100% कवर कर दीजिए, क्योंकि नंबर स्कोर करने का काम ये इजी सब्जेक्ट ही करता है। कम से कम हार्ड सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क्स के जितना बना लेते हो तो काफ़ी रहेगा। तो हार्ड सब्जेक्ट को मेहनत कीजिए, पर इजी सब्जेक्ट को भी इग्नोर नहीं करना है। बस हम ये बोल रहे हैं कि हार्ड सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा और इजी सब्जेक्ट को हार्ड की तुलना में थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास एक और टॉपिक आती है, जो है हमारे पास सिलेक्टेड सिलेबस। अर्थात हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप क्या कीजिए, पूरा सबको कवर करने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है उन सबको छोड़ मत दीजिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप आपके सिलेबस को छांटिए। सिलेबस को छांटने के बाद में कौन कौन सा आपको ईजी लग रहा है उस ईजी सब्जेक्ट को निकाल लीजिए, ईजी टॉपिक को निकाल लीजिए, और उसमें से आप 40% ऐसे नंबर को चुनिए जिसमें से आप पूरा 100% उसको इफर्ट लगा सको। कहने का मतलब ये है कि मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 40 नंबर का क्वेश्चन इतना मेहनत करो कि 40 नंबर जितना सिलेबस से आपने तैयार किया था वो छूटे मत। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यदि उस 100 मार्क्स में 40 मार्क्स ऐसे आप सेलेक्ट कीजिए जिसका आप सब कुछ पढ़ दो, एक एक टॉपिक को पढ़ दो, ताकि ये आपको फेल होने से बचा सके, ताकि ये आपको एक स्टेपनी प्रोवाइड कर सके, ताकि आप पूरा ग्राउंड लेवल तक ना गिरो। उसके बाद में ये जो आपका 60% सिलेबस है वो 60% सिलेबस आपको नंबर को इंक्रीज करने का काम करेगा। मतलब ये है, आइए इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम आपका जो 100% सिलेबस रहेगा उस 100% को 40 और 60 में डिवाइड कर दिए। ये जो 40% है ये 40% आपको कट ऑफ मार्क्स प्रोवाइड करेगा। ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये ऐसे मार्क्स रहेगा जो आपका सॉलिड रहेगा, जिससे आप 100% क्वेश्चन में से कम तो 80%, मतलब 40 क्वेश्चन आता है एक एक नंबर का, तो आप कम से कम 35 क्वेश्चन कर पाओ। ऐसे क्वेश्चन इसमें से आप सेलेक्ट करो, इतना इस 40 नंबर वाले को तैयार करो। उसके बाद में ये जो 60 नंबर वाला है, इस 60 नंबर वाले को कहने का मतलब ये है कि उसमें से आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करना चाहो तो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि ये 40 नंबर आपका बेस बनाएगा, और ये 60 नंबर का एक्स्ट्रा नंबर है वो 60 नंबर आपको नंबर को इंक्रीज करने का काम करेगा। खास करके ये रिटर्न एग्जाम के लिए जो सिर्फ कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करता है उसके लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम हो गया, जैसे कि किसी बोर्ड का हो गया, या फिर यदि हम प्रीलिम्स के लिए भी देखें तो उसके लिए भी ये काम करेगा। किंतु हम मेंस के लिए इस मेथड को नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो हम बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इसको बता रहे हैं। किसको? ये जो हमारे पास 40-60 का रूल है इसको, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए भी काम करेगा। प्रीलिम्स के लिए यदि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में यदि आप 40 क्वेश्चन कर लेते हो तो प्रीलिम्स का कट ऑफ पार करने के लिए ये काफ़ी रहेगा।
तो डियर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगा वीडियो आप बताइएगा और फीडबैक जरूर दीजिए और एक कमेंट करके हमें बताइए कि क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ताकि हम उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें और आने वाले वीडियो जो और भी टेक्निक्स से भरा हुआ है, उस आने वाले टेक्निक वाले वीडियो को हम आपसे और बेहतर से आपके पास पहुंचा सकें। तो डियर फ्रेंड, थैंक यू पूरे अंत तक बने रहने के लिए।